हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? नॉन कोडेट्स के जो फाइलम्स हैं हम वो पढ़ रहे थे। लगभग सारे फाइलम्स हमने पढ़ लिए हैं। एक और फाइलम बचा है जिसका अब आज हम जिक्र करेंगे। 11 साइंस बायो का पोर्शन, चैप्टर नंबर 4 और उसका ये वीडियो नंबर 10। अब देखिए, इसके अंदर हम नॉन कोडेट्स की जो आज फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, जो संघ हम पढ़ेंगे उस संघ का नाम है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा। क्या विशेषता, देखो जहाँ पर नाम कोर्डेटा आ गया तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये नॉन कोर्डेटा का नहीं है? तो यहीं पर सवाल उठते हैं। तो बहुत सालों पहले तो इसको शामिल किया गया था कोर्डेटा में, लेकिन अब इसको वापस किस में शामिल कर दिया गया? नॉन कोर्डेटा में। अब इसे नॉन कोर्डेटा में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में ये किस में है? इसमें है, ये कोर्डेट्स नहीं है। क्योंकि पहले माना जाता था कि जीवन में कोई नोटोकोड होती है इसकी किसी न किसी फेज़ के अंदर, तो इसको कोर्डेट में इन्वॉल्व कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि हेमिकोर्डेटा के जो सदस्य हैं उसमें किसी प्रकार की नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु नहीं होती। इनमें पृष्ठरज्जु नहीं होती, इसलिए बाद में इसको किस में शामिल कर दिया गया? नोटोकॉर्डेट में। अच्छा, इसमें जो चीज़ होती है उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। यह है, पृष्ठरज्जु तो नहीं होती लेकिन पृष्ठरज्जु के समान ही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, पृष्ठरज्जु नहीं है, तो फिर क्यों इसको कोर्डेट में शामिल किया गया? तो पहले ये भ्रांति थी कि जो स्टोमोकॉर्ड होती है वही नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में अध्ययन से पता चला कि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं, इसमें स्टोमोकॉर्ड है, ये है इसमें। तो बाद में इसको नॉन कोर्डेट में शामिल कर दिया गया। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। तो वास्तव में ये 10वां फाइलम हो सकता है। नॉन कोर्डेट्स में एक फाइलम को और ऐड करना पड़ेगा हमें, जो कि हेमिकोर्डेटा है। अब हम इसके लक्षणों की बात करेंगे। तो जंतुओं का जो शरीर है वो क्या है? द्विपार्श्व सममित। वही विशेषता त्रिस्तरीय केविटी भी होती है, गुहा भी होती है, सिलोमीय, तो आप प्रगुहीय भी कह सकते हैं। बॉडी है वो यू आकार की। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल भी यू आकार की। ये कुछ सामान्य से फीचर हैं, वो आपको नोट करने हैं। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे नहीं कि एनिमल बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, ये अल्प विकसित ही हैं। कुछ अंग भी इसमें अल्प विकसित ही होंगे। और बात करें तो शरीर है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो एक जहन में आप ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन कोर्डेट और कोर्डेट के बीच, नॉन कोर्डेट और कोर्डेट के इन दोनों के बीच की योजक कड़ी भी है। क्योंकि स्टोमोकॉर्ड है, इससे आगे ही नोटोकॉर्ड बनेगी, इससे पहले वालों में नहीं है। तो आप इसको कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं नॉन कोर्डेट और कोर्डेट के बीच का। नोट कीजिए कुछ बातें, कुछ और फीचर्स की हम बात करेंगे, कुछ और सामान्य लक्षणों की हम चर्चा करते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण, इनके जो एनिमल है वो एकल, कुछ हैं वो निवाही यानी कॉलोनी के रूप में रहेंगे,
मोस्टली खारे पानी में जंतुओं को आप कह सकते हैं कि सारे जंतु हैं वो समुद्री होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, जिसको मेराइन कह सकते हैं, मेराइन वाटर। इसको आप साल्टी वाटर भी कहेंगे, यानी जिसमें साल्ट हो यानी खारा पानी। तो एनिमल है वो अधिकांश कहाँ रहेंगे? खारे पानी के अंदर रहेंगे। कृमि रूपी होते हैं, भंगुर भी होते हैं और मुलायम भी। क्या डिफरेंस है इसमें? कृमि रूपी का मतलब वर्म, जैसे कि केंचुआ है उसकी कंडीशंस के। भंगुर का मतलब है किसी चीज़ को यदि आप हाथ में लेते हो और ऐसे उसको मसलोगे, थोड़ा सा ऐसे करोगे तो उसके दाने निकल जाते हैं। जैसे कि चौंक को हाथ में लेकर आप ऐसे करो, उसकी बुरादे नीचे गिरेंगे। लड्डू है, लड्डू को हाथ में लेकर ऐसे करो, वो गिरेंगे। तो उसी प्रकृति को, नेचर को हम भंगुर प्रकृति कहते हैं। तो यही एनिमल इनकी विशेषता है। मुलायम है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है। ये फीचर इसके बाद में शरीर 3 भागों में बंटा होता है, मुख, कॉलर और धड़ में। शरीर 3 भागों में विभाजित। कौन से 3 भाग? मुख, कॉलर जो कि नेक के पास, और धड़। ये शरीर के 3 पोर्शन होंगे। शरीर 3 भागों में विभाजित। ये कुछ फीचर हैं, आप इसको ऐड करो, फिर और आगे फीचर्स की बात करते हैं, कुछ और लक्षणों की बात करेंगे। बीच में रोकने के लिए यदि मिटा सकता हूँ तो उससे पहले आप है ना मोबाइल को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख सकते हो इजीली। तो ये इसके नॉर्मली फीचर। बहुत बड़ी कोई फाइलम नहीं है, छोटी फाइलम ही है। कुछ और महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो शरीर में एक अंधनाल, अंधनाल उपस्थित होती है। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के अनुरूप देखा जाए तो बकल डाइवर्टिकुलम, उसे क्या कहेंगे? बकल डाइवर्टिकुलम। बकल का मतलब होता है मुख गुहा, और इसका मतलब है एक नाल, एलिमेंट्री कैनाल जैसे कह सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैनाल को। तो एक अंध नाल होती है जो कि किस शेप की होगी? इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। तो ये अंग्रेजी के कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है? यू आकार की होती है इसमें नाल, जो कि पहले लिखा था। बकल का मतलब होता है मुख, जैसे कि हमने पढ़ा था ना डाइजेशन सिस्टम में बकल कैविटी, मुख गुहा। तो यहाँ पर मुख गुहा के लिए, बकल के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। अंधनाल होती है इसमें। कंकाल उत्तक नहीं होते। कंकाल में किसी प्रकार के टिश्यू नहीं पाए जाते, क्योंकि कंकाल क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बॉडी के लिए। बाह्य आवरण जैसे मनुष्य में होता वैसे एपिथेलियम का बना हुआ। ये बात आपको नोट करनी है। सारे के सारे जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता, केवल यही हेमिकोडेटा की ये मेन फीचर्स है कि इसमें क्या पाई जाती है? एपिथेलियम। और आपको याद है या आपके जहन में है कि एपिथेलियम जनरली है क्या? एपिथेलियम एक प्रकार का जंतु उत्तक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इस साल भी पढ़ेंगे। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, संयोजी उत्तक,
पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इस साल आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के जंतुओं में टिश्यू होते हैं। तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के? 4। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक। हमारी बात करें तो एपिथेलियल संयोजी पेशी ऊतक, आपको याद है तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पढ़कर आए हैं लास्ट ईयर आप 10th क्लास में। ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, जो हृदय में होगा वो पेशी ऊतक हार्ट वाला। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन से बना होता है। एपिथेलियल शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। तो इसका जो बाह्य आवरण वो किसका बना होता है? एपिथेलियम ऊतक का। इससे पहले वाले नॉन कोडेट्स में ऐसा पोजीशन नहीं पाई गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको स्टार लगाकर आप लिखेंगे। ये तो एक जंतु ऊतक की अलग ही बात हो गई, लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। एलिमेंट्री कैनाल बता दी यू आकार की। बॉडी पर श्लेष्म ग्रंथियां मनुष्य की भांति श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल अभी मैंने आपको बताया यू आकार की। देहगुआ भी बॉडी भी कैसी होगी? यू आकार की। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊंगा, बेलेनोग्लोसस। है ना, इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में इनका शरीर यू आकार का होता है कि नहीं होता। देहगुआ आंतरगुहिक प्रकार की होती है, इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई। देहगुआ आंतरगुहिक प्रकार की होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया सूंड में उपस्थित किसके द्वारा होगी? ग्लोमेरुलस। अलग टाइप का ग्लोमेरुलस है, आप वो मत समझ लेना जो मनुष्य के न्यूरॉन्स में, नेफ्रॉन में होता है। वर्गाणु जो होते हैं नेफ्रॉन की क्रिया विधि में पढ़ा था ना आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस कोशिकाओं का गुच्छा है। तो वो ग्लोमेरुलस नहीं है, यहाँ पर विशेष प्रकार की सूंड में उपस्थित है, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा होती है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ और 2-4 लक्षण और बचे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से मेन इसके कैरेक्टर्स और बच गए। जंतु एकलिंगी होंगे तो जनन होने की संभावनाएं कौन सी होगी? लैंगिक। जंतु एकलिंगी होंगे तो जनन लगभग क्या हो सकता है? लैंगिक प्रकार का जंतु एकलिंगी है। निषेचन होगा इसमें बाह्य। परिवर्धन होगा अप्रत्यक्ष। ये 4 और फीचर्स
दोनों ही प्रकार का होगा परिवर्तन तो वैसे देखा जाए तो। अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वा बनेगा, लार्वा का नाम है टोर्नेरिया कह सकते हैं। ये लार्वा का नाम याद रखना। परिवर्तन प्रकार का होगा, परिवर्तन यदि प्रत्यक्ष होगा तो लार्वा नहीं बनेगा, अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वा अवस्था बनेगी। लार्वा का नाम टोर्नेरिया। नोट कीजिए, ये कुछ मोर देन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण की। हेमिकोडेटा का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मोस्टली इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग इसका है एंटेरोप्यून्टा या एंटेरोप्यून्स्टा, दूसरा है टेरीब्रैंकिया। ये दो ही वर्गों में से डिवाइड किया गया है। पहला है एंटेरोप्यून्स्टा और टेरीब्रैंकिया। इसके कुछ एनिमल्स का नाम बेलेनोग्लोसस, इसे जिह्वाकृमि कहते हैं, टांग वर्म बेलेनोग्लोसस, और दूसरा प्रोटोग्लोसस। दूसरा टेरीब्रैंकिया, उसका एग्जाम्पल है सेफेलोडिस्कम डिस्कस, सेफेलोडिस्कस। ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन है। बिटवीन रहेगा नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो फीचर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। रही बात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है नहीं इसका, ना ही तो बुकें शो कर रही हैं, ना ही अपने लेवल का है। इसमें नो कमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स, जो भी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूरा खाली रहेगा, है ही नहीं, तो ये टॉपिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपके जहन में रहने वाली वो बात हैं कि पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर नहीं था ये, बाद में इसको नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर शामिल कर दिया गया। तो पहले लोगों में ये भ्रांति थी कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड थी, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं, वो क्या है, स्टोमोकॉर्ड। ये बात आपको याद रखनी है। नोटोकॉर्ड नहीं है तभी तो अब इसको नॉन कोऑर्डिनेट में रखा गया, लेकिन किस आधार पर पहले कोऑर्डिनेट में था, स्टोमोकॉर्ड के आधार पर। तो बहुत से वैज्ञानिक स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड मान रहे थे, जो कि एक नली होती है मुख से लेकर लास्ट के पोर्शन तक। बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमोकॉर्ड है। तो फिर इसको वापस हटाकर नॉन कोऑर्डिनेट्स में इन्वॉल्व कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो यहाँ तक का जो जिक्र हुआ है उसमें आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो 10 के 10 फाइलम हैं वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। तो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, आगे की स्टडी जारी रखिए। अगले जो टॉपिक होगा हेमिकोडेटा के बाद, वो हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ इस वीडियो में आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स के सारे पोर्शंस लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपको जो एज ए होमवर्क मिलता है आज, नॉन कोऑर्डिनेट है उनको पूरों को दोबारा से क्लियर करना है। नॉन कोऑर्डिनेटा का रिवीजन करेंगे, कल से कोऑर्डिनेट्स अपन पढ़ेंगे। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपृष्ठवंशी,
जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती वही इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो ठीक है, एमिको डेटा भी आपका कंप्लीट। कल इससे आगे पढ़ते हैं। तो अपनी स्टडी है उसको जारी रखिए, देखते हैं कब तक स्कूल ओपन हो जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और स्टडी करते रहिए।